अस्सलाम वालेकुम। शराइ दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ जनाब नासिर इकबाल साहब और हसनात मलिक। आज इलेक्शन रिव्यू पिटीशन का केस था, वही जो सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था, उस पर इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त थी और उसमें बहस ये हो रही थी कि नज़रसानी का स्कोप जो है वो वसी होना चाहिए 184(3) के नीचे। उसी पर इलेक्शन कमीशन के दलाइल जारी थे और उसके दलाइल तो यही थे कि जिस तरह से 184(3) के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बहुत वसी है, इसी तरह से रिव्यू के अंदर जुरिस्डिक्शन जो है या रिव्यू के नुकात भी बड़े होने चाहिए, वो भी उसी तरह से उसके भी वसी इख्तियारात होने चाहिए। आज जब दोबारा समाअत शुरू हुई, जस्टिस सुमरता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बैठे, तो उसके बाद अटॉर्नी जनरल खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जनाब एक नया कानून आ गया है और उस नए कानून के बाद जो है ये रिव्यू का स्कोप जो है वो बढ़ गया है। तो बहरहाल उसमें क्या सवाल जवाब हुए, चीफ जस्टिस के क्या रिएक्शन था, चीफ जस्टिस हैरान हुए, शशदर रह गए और फिर उसके बाद जो है वो ये समाअत मुलतवी कर दी गई। लेकिन इस दौरान चीफ जस्टिस ने काफ़ी बातें की। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी कमीशन के सामने जो ऑर्डर पड़ा गया था, हमारा मकसद यही था, वो अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। हुकूमत या एग्जेक्टिव ब्रांच और जुडिशल ब्रांच के अंदर राब्ते होते रहते हैं, लेकिन ये राब्ते खुफिया नहीं होने चाहिए और जो है वो उसका एक शफाफियत होनी चाहिए उनके अंदर। और अगर मुझसे पूछा जाता, जो कि नॉर्म्स हैं कि चीफ जस्टिस से पूछ के कमीशन में नॉमिनेट जज किया जाता है, तो मैंने कौन सा उस कमीशन के अंदर बैठना था, मैंने किसी और ही जज को लगाना था। तो बहरहाल ये बातें हुई और जब अटॉर्नी जनरल ने जो ये नए कानून का हवाला दिया, तो उसके बाद से फिर एक और बहस जो है वो ट्रिगर हुई है और वो नया कानून ये कहता है कि जो अब 184(3) के अज़ खुद नोटिस के केसेस के अंदर जो फैसले हुए हैं या हो चुके हैं, उनके ऊपर नज़रसानी का स्कोप 185 के जो प्रिंसिपल है उसके तहत होगा और उसके अंदर फैक्ट एंड लॉ दोनों सूरतों के अंदर, और रिव्यू लार्जर बेंच सुनेगा। तो इससे बहुत सारे सवालात पैदा हुए हैं कि आया इसके बाद कौन कौन से मुकदमात रिव्यू की जुरिस्डिक्शन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ सकते हैं, बहुत अहम मुकदमात हैं, उसके ऊपर भी बात होगी। और क्या वही बेंच सुनेगा जिसने फैसला दिया हो या एक दूसरा लेकिन बड़ा बेंच सुनेगा? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है, तो उस पर बात करते हैं। तो आज की कार्रवाई के अंदर जो सिल्वर लाइनिंग देखी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नासिर इकबाल साहब का डॉन में आर्टिकल छपा है और उसका आज हवाला भी दिया। नासिर साहब बड़ी मुबारक हो, आज तो चीफ जस्टिस ने आपको 8 शाबाश दी है। नहीं, बेसिकली वो गवर्नमेंट को कह रहे थे कि आप सिल्वर लाइनिंग ढूंढें और क्योंकि वो यही उनका कहना था कि जो इस वक्त पॉलिटिकल टेम्परेचर है, इससे इकोनॉमी को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, इससे लोगों को भी इसका हवाला कोई तो फ़ायदा। आपका आर्टिकल ही था हाँ, ना, लेकिन क्या हुआ था वो बता तो देना नहीं कि मतलब नासिर साहब का छपा है, अब मैं बता देना। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं तो अपनी क्या बंदा आजिज़ करे। इंकिसारी तो हाँ आपके अंदर हाँ, बहुत कूट कूट नहीं के भरी अपनी है। देखिए, हमारे प्रोग्राम में हमारे बारे में बातें नहीं होनी चाहिए ना, हमारे। नहीं, जो एक क्रेडिट है वो तो होना चाहिए हाँ, ना नासिर साहब। तो लेकिन आप मेरे। रिपोर्ट कर रहे हैं, आप हाँ, कोई उसका क्रेडिट ले नहीं रहे, उसका तिया नहीं पांचा नहीं तो हम नहीं करेंगे ना। इसलिए नहीं कर रहे। तो देखिए, बेसिकली उन्होंने यही कहा था कि इस टेम्परेचर को ख़त्म होना चाहिए और इससे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि उन्होंने इस पर कहा था कि जो ऑडियो कमीशन के ऊपर हमेशा ऐसा होता है कि चीफ जस्टिस से नॉमिनेशन मांगी जाती हैं और चीफ जस्टिस जजेस की नॉमिनेशन देते हैं, और फिर उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली मैंने नहीं बैठना था। और फिर उन्होंने बताया कि सलीम शहजाद की जो कमीशन बना था उनकी मर्डर पे, उसके ऊपर मेमो गेट जो हुआ था, उसके अलावा एबटाबाद कमीशन में यही हुआ था कि चीफ जस्टिस से, ये कन्वेंशंस हैं कि चीफ जस्टिस से नॉमिनेशन ली जाती हैं। और उन्होंने कहा था एक आध दफ़ा ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट ने खुद यूनिलैटरल एक्ट करते हुए नॉमिनेशन दी थी, लेकिन फिर उसको विड्रॉ भी कर ली थी। तो उन्होंने कहा अटर्नी जनरल साहब को कि ये ऐसा ना करें, और कहने का ये मकसद है हमारे एग्जेक्टिव अमूर के अंदर मुदाखलत ना करें, फिर नॉर्म उनको, है उसको चलें हाँ, आप। फिर हाँ उनको एक गिला भी था, हाँ। चीफ जस्टिस साहब ने गिला भी किया कि जो आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला लॉ बनाया, उसमें आपने मैनेजमेंट ऑफ द कोर्ट में इंटरफेरेंस की है, यानी सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने की जो उसके पास अथॉरिटी है, आपने उसमें इंटरफेरेंस की है। तो
कहने उसमें बहरहाल उन्होंने कहा कि ये थर्सडे को उसकी हियरिंग है, प्रैक्टिस वाली। आज की जो हियरिंग है उसकी तो कोई डेट नहीं है, वो उन्होंने एडजन कर दी है। मतलब कि नज़रसानी दरख्वास्त उस वक्त तक होगी ना जब तक कि अब इसके ऊपर ज़ाहिर होगा यही कि जिन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट चैलेंज किया है वही एक और तरमीमी दरख्वास्त भी उसी के अंदर डालेंगे, और फिर ये जो मौजूदा कानून आया है क्या है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एंड ऑर्डर रिव्यू एक्ट 2023। अब इसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अब ये भी चैलेंज हो जाएगा। नहीं, चैलेंज तो होगा अच्छा। अनलेस एंड अनटिल वो सस्पेंड हो। तो मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये अब बेंच, ये 3 मेंबर बेंच अब नहीं सुनेगा, एटलीस्ट अब 5 मेंबर बेंच सुनेगा। 5 मेंबर बेंच ये इस इलेक्शन कमीशन की जो रिव्यू पिटीशन है। अच्छा, ठीक ये हो गया। 5 मतलब मैं एक कह रहा हूँ इससे भी बड़ा हो सकता है। यही फड्डा है नासिर साहब, यही फड्डा है इस कानून के तहत, ठीक है ना। अब जो है वो आज की कार्रवाई पर हसनात मलिक साहब आपका क्या व्यू है कि क्योंकि देखें जो नया कानून आया और नया कानून सुनते ही चीफ जस्टिस ने एडजन कर दी है इसकी जो समाअत थी रिव्यू के अंदर, तो सदर मुमलिकत ने फटाफट कॉन्सेंट दे दी। ये भी शॉकिंग था चीफ जस्टिस के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के लिए बिल्कुल उन्होंने कहा दिलचस्प बात है ये, वेरी इंटरेस्टिंग। उस पे उन्होंने चीफ जस्टिस जब अटॉर्नी जनरल साहब आए और रोस्ट्रम पे जब जैसी प्रोसीडिंग शुरू हुई तो जाहिर है सजील शहरियार सवाती को आना चाहिए था, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब आए और उन्होंने कहा कि सर ये एक डेवलपमेंट है, और उन्होंने फिर बताया कि फ्राइडे को प्रेसिडेंट ने असेंट कर दी है, यानी इस बिल पे साइन कर दिया, अपनी मंजूरी दे दी है, और आज नोटिफिकेशन हो गया आज की डेट का। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की तरह उन्होंने कोई डाइसेंट नहीं किया, उसको वापस नहीं भेजा, बल्कि असेंट दे दिया। बिल्कुल। तो इस पे फिर और उस पे उन्होंने बताया कि इसमें सुप्रीम को बस जो उन्होंने जो स्मार्ट मूव की है ना, जो मास्टर स्ट्रोक है गवर्नमेंट की तरफ से, वो उन्होंने कहा है कि ये हमने एनलार्जमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन की है, क्योंकि आपको याद है पिछली हियरिंग्स के दौरान चीफ जस्टिस आर्टिकल 55 के अंदर एंट्री 55 ऑफ द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट का जिक्र किया था चीफ जस्टिस साहब ने आइन के मुताबिक। उस पर यह लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वो लार्ज हो सकती है, कम नहीं हो सकती, आप किसी सूरत में उसको रिड्यूस नहीं कर सकते। तो उन्होंने यही कहा कि हमने उसको लार्ज कर दी है अटॉर्नी जनरल साहब ने। तो इस पे चीफ जस्टिस ने कहा दिस इज़ इंटरेस्टिंग, और फिर इस पे जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा था कि आई सी स्माइल ऑन द फेस ऑफ सजील शहरियार सवाती जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, क्योंकि वो उनके जो आर्गूमेंट्स थे तकरीबन मतलब इसी तरह ही चल रहे थे। हाँ, वही जो स्कोप इसका। हाँ, इसमें सदर से साइन जुमे को कर दिया, 2 दिन खामोशी रही है, किसी ने ये वैसे हुकूमत खामोश रही, और ये क्यों इतना रखा गया? मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस ममता बंदयाल को बड़ा शाक लगा होगा अगर उनको, लेकिन कोई लोग कहते हैं मे बी इनसी को कंसेंट हुई हो चीफ जस्टिस साहब। कौन लोग कहते हैं वो? मतलब है कि इतनी जल्दी ऐसे नहीं हो सकता कि जी सदर और देखे ना, जो हम देख रहे थे कि पीटीआई सदर और चीफ जस्टिस और उनका तड़ा एक साइड पे थे, एस्टैब्लिशमेंट पीडीएम गवर्नमेंट और जस्टिस काजी फैसल और जो 7 जजेस थे उनका मतलब है ये। तो अब हम समझ रहे हैं कि सदर एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी पीटीए को छोड़ के एक डले पे आ गए। हाँ, फिर यही है एस्टैब्लिशमेंट। नहीं, एस्टैब्लिशमेंट तो अभी कभी भी किसी ने यूं साहब कहा है, एस्टैब्लिशमेंट तो इस वक्त नून लीग के साथ खड़ी है बड़े अरसे से। आप किधर होते हैं? पीडीएम के साथ। नून लीग के साथ। पीडीएम के साथ नहीं तो अच्छी बात है, नून लीग बड़ी जमात है ना, वो लीड कर रही है। अच्छा, नून लीग है ना। अच्छा ठीक है, आप कहते हैं तो और भी कई जगह खड़ी है, गल मनन वाली नहीं। हाँ, नहीं अब तो एस्टैब्लिशमेंट अपने साथ खड़ी है। कल नवाज शरीफ साहब ने कहा कि दहशतगर्दों के साथ भी बात नहीं होगी जब तक। देखिए इसमें मेरा कमेंट मजे का है ना कि आप जो गुफ्तगू हम बड़ी देर से कह रहे थे उसमें 2 डिसेंट है और 1 मेजॉरिटी है, तो ये अच्छा वो मेरा मैं ये कह रहा हूँ, देखें एस्टैब्लिशमेंट के साथ चलें जो भी है ठीक है। देखें हर एक के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। आसिम मुनीर साहब जनरल बाजवा के साथ देखें इंटरेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट वो इमरान खान साहब ने खुद ही सबको इकट्ठा किया हुआ है, और माशाल्लाह जब तक वो अभी बोलेंगे जितना तो कल उन्होंने कहा एजेंसियों के लोग शामिल थे जो कुछ तोड़ नहीं। तो ये सरप्राइज लगा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि मतलब वो बात भी पहुंची होगी इंक्वायरी कमीशन के सामने जिस तरह से 5 मेंबर बेंच का डाइसेक्शन हुआ था। मैं तो हैरान हूं उन वकीलों के बारे में जो खुशनुदी हासिल करने के लिए पिटीशन फाइल करते हैं, उनके लिए भी शॉकिंग था
कि यार उन्होंने कहा कि 70 पता ही नहीं लगा कि सदर जो है 25 दिन ख्वाजा तारिक रहीम आपके दोस्त हैं और अजहर सदीक भाई हैं और कई लोग। चलो अब पता लग गया, अभी तो जुमेरात आनी है नहीं, लेकिन अब गेम पिटीशन आ जाएगी। अब वो जो क्या कहते हैं जरा मुक्का बाद ही लड़ाई, तो वो मतलब एक बात ये है ना, अब एक एक्ट बन चुका हो, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक पहले कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट, और अब अगर करना है, हालांकि चीफ साहब ने खुद कहा कि 184(3) में हम तो चाह रहे थे कि रिव्यू हो, ये है वो है। हाँ, वो कहते हैं कि हमारे फैसले भी मौजूद हैं और उसका जो तकाजा भी समझते हैं। इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है ना, जो बड़ी, आपको याद है हमने आप ही के प्रोग्राम में पिछली दफ़ा कुछ कहा था कि जो पीटीआई के जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं लॉयर, उन्होंने अपना इंटरेस्ट लूज कर दिया, और आज उनमें से एक बंदा भी आज सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। देखें इस वक्त चीफ जस्टिस जो हैं वो, और ये नोट किया चीफ जस्टिस साहब ने, आज नोट भी किया, बाबर वान भी दौड़ गए। देखें उनको तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है, पीटीआई इतनी नाराज़ है चीफ जस्टिस साहब से, वो कहती है जी हमें क्या है, फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाया चीफ साहब ने, वो इनको जिम्मेदार इनके आप तो आपको याद है असद उमर साहब जिस दिन ये आया भी था 14 मई का फैसला, तो असद उमर साहब ने ये कहा था कि ठीक है फैसला तो आ गया लेकिन लेजिटिमेसी जो है ना वो चैलेंज हो गई, ये तो कहा था उन्होंने, याद है ना उन्होंने, बल्कि जब जिस दिन वो रिहा हुई है उस दिन भी उन्होंने कहा कि जी फुल कोर्ट बना होता तो ये मसला हल हो जाए। अब पीटीआई भी ब्लेम चीफ जस्टिस पे कर रही है, हालांकि मेरे ख्याल में उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके इमरान खान साहब को, हालांकि वो कहते हैं कि आइन ने दरवाज़ा ठठा किया है, और आइन खटखटाया है, हाँ ठठा तो आप कर रहे हैं। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने खटखटाया है, वो जो आवाज़ होती है, मौलवी तमीजुद्दीन सामने खड़ा था ना, जी वो मैं कह रहा था कि दरवाज़ा उनका फिर वो मौलवी तमीजुद्दीन के साथ फिर गुट्टू सी भी, देखें वो दरवाज़ा जो खटखटा के जो कुछ जिस तरीके से चीफ साहब कहें, पीटीआई को फायदा था ना। हाँ। वो असल बात यह है कि अब पीटीआई भी नाराज है, और आज सदर ने ये एक और काम डाल दिया, अब किसको अब इलेक्शन तो जड़ी है उन्होंने, हामिद खान साहब ने जो पिटीशन डाली है उसके अंदर उन्होंने कहा कि मरियम नवाज जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को पीटीआई के खिलाफ कर रही है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को नायल कराया था, तो नायल की था सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, और एक और बात, अब ये देखें, ये भी एक कंट्रडिक्शन है ना। देखें चीफ साहब, जस्टिस मुनीब, जस्टिस एजाज, जस्टिस मज़ाहिर हैं, इनका बताएं 2000 जब से ये जज बने हैं कोई एक जजमेंट जिसमें मिसिंग पर्सन या किसी मामले में इस्टेब्लिशमेंट को इन्होंने मतलब टफ टाइम दिया हो, हमेशा नहीं दिया, लेकिन ये जो इलेक्शन मैटर में ये इतना चले गए, और जिनके लिए गए वो उन्होंने अब इनके साथ क्या किया ये देखना होगा। अच्छा नासिर साहब, अब आखिरी बात, हाँ। कि जी आप कह रहे हैं कि जी इसमें चीफ साहब कहते हैं कि जी आज उन्होंने कहा कि जी रिव्यू वाली तो अच्छी बात है और ये आपने कर देनी थी, असल बात ये है कि जी वो कह रहे थे कि कमीशन की पूछ लिया करें, कर दिया करें, लेकिन हमसे पूछ लिया देखें वो नहीं है ट्रस्ट, सीधी बात मैं खुल के बात कर रहा हूँ कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को चीफ साहब पे ट्रस्ट नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत कहती है हमने 2 जज लगाए, हमने और इनके कहने पे अटार्नी जनरल तक नहीं लगाया अपना कि जी वो शहजाद, आगे से हमें जवाब में कुछ उस तरह रिस्पॉन्स नहीं मिला, हमें ये लगा कि ये फैसिलिटेशन इमरान खान को मिल रही है चाहे जो भी। अब जो ये कह रहे हैं नॉमिनेशन पेपर इंक्वायरी कमीशन की, उसमें जो कस्टम की बात कर रहे हैं कि जी इनको नॉमिनेशन ऑफ जजेस इंक्वायरी कमीशन की, उसमें बात ये है ना, उन्हें अंदाज़ा था कि 8 जज आपके धड़ेंगे, आप खुद ना बैठते लेकिन आपके साथ उन्हीं धड़े में से कोई जज बैठ जाता। मुज़ाहिर नकवी साहब को बिठा देते नहीं, वो मुज़ाहिर साहब को ना बिठाते, शायद वहीद साहब हैं बड़े मतलब जिनको 4थे नंबर से ले गए हैं। हालांकि गुलजार साहब के करीबी लोग कहते हैं कि जस्टिस आयशा के मलिक टाइम पे भी गुलजार साहब के एक ख़ानदानी ज़राए ने हमें बताया था कि उस वक्त भी चीफ जस्टिस बंदयाल साहब की ख्वाहिश थी कि शायद वहीद साहब आए, ठीक है। तो मतलब है कि मैं अब ये ज्यादा बाद में उन्होंने वो चेंज कर लिया था, फिर बड़ी वो वुमेन ये और अंदाजा हो गया कि इधर से मंसूर अली शाह साहब और ये लोग काई साहब करते नहीं, लेकिन वो आयशा मलिक के हवाले से फिर बात ये है कि जी आप जो कह रहे हैं कि जी कमीशन में भी ट्रस्ट नहीं था कि आप क्या अपने वो जो 7 दूसरे हैं उनमें से किसी को नॉमिनेट करते। ठीक हो गया ना नासिर साहब। अब ये जो आया है, हाँ, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, सॉरी ये कौन सा है यार, एक तो नया कानून है, नाम ही भूल जाना, ठहर में पढ़ लगा। ये रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स, दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023। अच्छा, अब जो है इसके अंदर हम इसको पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं एनलार्जमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट in case of judgments and orders of the Supreme Court in exercise of its original jurisdiction under Article 184 of the Constitution, the scope of review on both facts and law
be the same as an appeal made under Article 185 of the Constitution. Larger bench होगा. A review petition shall be heard by a bench larger than the bench which passed the original judgment or order. अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि इसका क्या मतलब है. देखिए, इसका मतलब ये है कि आपको पता है जो रिव्यू पिटीशन जब आती है तो उसका स्कोप बहुत लिमिटेड होता है. आपको ये क्लियर बताना होता है कि जजमेंट में क्या खामी है जिसकी वजह से आपने रिव्यू की है, जो एग्रीव्ड पार्टी है. ठीक है, अब इस लॉ के मुताबिक ये होगा एरर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द रिकॉर्ड. एरर ऑन द बड़ा लिमिटेड स्कोप था, बहुत लिमिटेड स्कोप होता है. वही 3 जज बैठे होते हैं और वही 3 जज आपको उनको ये कन्विंस करना है कि आपने जजमेंट गलत दी है. ठीक है, उसमें आप कोई नया एविडेंस या किसी किस्म की भी आर्गूमेंट्स नए नहीं ला सकते, क्योंकि जो डिसाइड हो चुका है उसके अंदर ही रहना है आपने, उससे बाहर नहीं जाता. लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इस लॉ के तहत ये अपील की तर्ज पे होगा रिव्यू. आप 184(3), क्योंकि आपको पता है ये लास्ट कोर्ट ऑफ अपील है और 184(3) की जो जजमेंट्स आती थी उसकी अपील नहीं थी और उसकी वजह से एग्रीव्ड पार्टी जो अगर होगा रिव्यू लेकिन अपील के स्कोप में, ये कह रहे हैं आप. हाँ. ठीक हो गया. अच्छा, तो इसमें क्या वो जो ताहयात नाअहली के फैसले हैं, आपका क्या ख्याल है कि कौन कौन से फैसले इसके अंदर आ सकते हैं? देखिए, 63 पे जो आई थी जजमेंट जिसके तहत पंजाब गवर्नमेंट उलट पुलट हो गई थी, जिसमें लोग कहते हैं कि रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी रिव्यू पेंडिंग है. अब वो भी इस लॉ के तहत होगी. ठीक है, वो सुनी जाएगी और लार्जर बेंच सुनेगा. वो कितने मेंबर बेंच थी? वो भी वैसे बड़ा 5 थी, एक रिटायर हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल में अब 7 हो जाएगी. ठीक है, उसके अलावा 62(1)(f) की जिसमें चीफ जस्टिस साहब ही की जजमेंट है, जिसमें उन्होंने ताहियात नाअहली का कहा था कि जिस जो है वो जिसमें 62(1)(f) जो है ना वो ताहयात नाअहली है, जिसमें जहांगीर तरीन साहब है, जिसमें नवाज शरीफ साहब हैं, उनको इसका फ़ायदा मेरा ख्याल में उनको इनका फ़ायदा हो रहा है. लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि उनकी जो देखिए नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन जो हैं उनका तो रिव्यू भी डिसमिस हो चुका, तो क्या आप समझते हैं कि वो इसमें आएगा कि नहीं आएगा? उनकी रिव्यू डिसमिस हो गया ना, उसमें तो वो नहीं आ सकते. क्यों? इसलिए कि वो केस वो ख़त्म, पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है. क्योंकि पनामा की हियरिंग आई, उसमें JIT बनी, फिर उसकी वो आ गई, उसकी फाइंडिंग्स आ गई, फिर उसके नेक्स्ट हियरिंग हुई, उसके अलावा फिर रिव्यू भी फारिग हो गई. उसके इसी तरह जहांगीर तरीन जो हनीफ अब्बासी का केस था उसमें भी रिव्यू आई, वो भी ख़त्म हो गई, साकिब निसार साहब करके गए थे. लेकिन 62(1)(f) में जो है वो अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ. अच्छा, इमरान खान की जो असेंबली तोड़ने की एडवाइस थी उसको भी गैर कानूनी करार दिया था, वो कासिम सूरी वाली जजमेंट है. तो उसके ऊपर भी रिव्यू पड़ा हुआ है, तो वो भी आएगा फिर इसके अंदर. बेहतर है उसमें भी सारे बैठा दें. असल बात ये कयूम साहब नहीं है, लार्जर बेंच एक ही मेरा सवाल है, हाँ, बाकी कोई नहीं. हाँ, की वो है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है जिस पे इंटरम आर्डर है, क्या ये जो स्कोप है इंटरम आर्डर पे भी अप्लाई होगा? अगर बेहतर होता साथ इंटरम आर्डर भी लिख देते कि वो इंटरम आर्डर जिस पे सस्पेंड किया है पूरी लेजिस्लेशन को, क्या वो रिव्यू इसमें भी वो अप्लाई होगा कि नहीं? उसमें मसला ये है कि धड़े ने ऑर्डर्स लिखा है, इंटरम ऑर्डर तो वो नहीं लिखा, वो जो आया है उसमें ऑर्डर लिखा हुआ है, इंटरम तो नहीं लिखा हुआ. फिर वही बात है ना, इंटरप्रिटेशन. अब यही मसला है कि आर्ट उसमें थोड़ा सा मुझे ये मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, लेवरेज कम है चीफ. आप ये कह रहे हैं कि अगर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के 8 रुकनी बेंच ने फैसला जो ऑर्डर दिया हुआ है उस पर अगर हुकूमत डाल दे रिव्यू, तो फिर जो है वो लार्जर बेंच बनाना पड़ेगा इनको, लार्जर बनाना. और धड़े ने बंदे पूरे ने 8 धड़े से बाहर निकलना पड़ेगा ना बंदा. हाँ. मतलब है कि 2, 3, 4 और वो फिर डिसेंट. अच्छा, लेकिन मेरी जो है ना जनाब, देखें आप दोनों की जो है ना, मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ. इस कानून में लिखा हुआ है कि ये 185 की अपील वाला जो है ना पैरामीटर्स लागू होंगे, इवन कहाँ पे, फैक्ट एंड लॉ के ऊपर भी. अब मुझे एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कि वही सेम बेंच जिसने फैसला दिया होगा वो अपील की जुरिसडिक्शन में सुनेगा, तो नासिर साहब सुन लेना, वो शामिल होंगे और लार्जर होगा. हाँ. ये कह रहे हैं ना आप, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि नया बेंच बनेगा, वो बेंच जिन्होंने फैसला दिया वो नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि फैक्ट्स एंड लॉ है. अब फैक्ट्स के ऊपर एक बेंच जो है वो अपना फैसला दे चुका हो,
क्या वो फिर दोबारा उसके ऊपर फैक्ट्स को देखेगा? ये देखे एजिटेट नहीं है, मेरा ख्याल है कि वो लोग जिनके रिव्यू पुराने कानून के तहत डिसमिस हो चुके हैं वो भी लेके आएंगे और वो कहेंगे कि हमारा इसके तहत जो है वो कानून सुना जाए, इसके तहत हमारा रिव्यू सुना जाए। एक्ट में क्लियर नहीं है, किसी ने लगाना भी नहीं है, माजरत के साथ वो नहीं लगाएंगे। क्लियर है या नहीं है? मेरी तो इंटरप्रिटेशन नहीं है, आपकी है बिल्कुल। लेकिन बात ये नहीं वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। देखें, आप असल परेशानी नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के हवाले से लोगों को है, उसमें 62(1)(f की जो जस्टिस बंदियाल साहब की लाइफ टाइम वाली नहीं, वही परेशानी नहीं है, पेंडिंग है। देखें, वही परेशानी नहीं है। वो लीडर है, आपने सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) के तहत एग्जीक्यूटिव को मफलूज करके रख दिया था भाई, ये भी तो है कि नहीं है? कौन से वाले में? साकिब निसार साहब क्या करते रहे? नहीं, इफ्तिखार चौधरी साहब के जमाने में रिकॉर्डिंग के केस के अंदर देखिए अपना अभी ये जो स्टील मिल के अंदर उसमें तो कौन कौन से कार के, उसमें तो एक कमीशन बनना चाहिए कि वो फैसले कैसे होते रहे और उनके पर्सनल फायदे किस तरह लेते रहे। ये चीज़ें तो होनी चाहिए। वैसे जिस तरह अब ऑडियो लीक्स पे हो रहा है ना, उसकी वजह ये है कि पहले क्योंकि मसला ये था कि जज इकट्ठे थे, इकट्ठा काम चल रहा था। आप अब आखिरी बात, बहुत सारे फैसले हैं जिन पे जजमेंट है। रिव्यू में बहुत सारे 10 जजेस की जजमेंट हैं, 3 जस्टिस मंसूर अली शाह का जजमेंट है कि रिव्यू में वही जज बैठेंगे, ठीक है। अब उस जजमेंट को भी मद्देनजर रखा जाएगा, क्या उसका इफेक्ट खत्म हो सकता है इससे? ये भी पुराने कानून के तहत थी ना वो रिव्यू, वो फैसला पुराने कानून के तहत था। हसनात साहब सुने तो सही ना, वो फैसला पुराने कानून के तहत था, सुप्रीम कोर्ट रूल्स क्या है, लॉ है। अभी तो इस लॉ की वैलिडिटी भी चेक होगी ना कि आया ये कहीं कंट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा किसी और चीज से। ओवर राइडिंग भी है, ठीक है। वहां आप अपील दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में, यहाँ आप रिव्यू दे रहे हैं। ये इनको कैसे होगा कि वो देखें ना, रिव्यू एक जगह आप अपील दे रहे हैं कि वहाँ जज दूसरे बैठेंगे और कमेटी डिसाइड करेगी, यहाँ आप कह रहे हैं कि रिव्यू में लार्जर बेंच होगा। अब मुझे बताएं, जब अपील दे दी तो फिर रिव्यू का क्या? इसमें एक चीज को तो आप उसके बाद अपील के बाद फिर सारा क्यों नहीं हो सकता? यही काम करती रहे, अपील पहले डिसाइड करे, फिर रिव्यू आ जाए, रिव्यू में फिर लार्जर बेंच बैठ जाए। तो फिर आप कह रहे हैं कि इसको भी स्ट्राइक डाउन कर देंगे? नहीं, देखें, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट का पर्पस हो गया सर्व, ठीक है, कि उन्होंने 184(3) में, और ये मजे की बात है, ये डिमांड ना सिर्फ जजेस की थी बल्कि जस्टिस काजी फायज साहब ने भी ये बात कही हुई अपनी ऑर्डर्स में, ये बार की भी बड़े अरसे से डिमांड थी, वो हो गया सर्व। ये जो दूसरा लॉ है ना, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, मेरा ख्याल है कि अब उस गवर्नमेंट उस पर ज़्यादा ज़रूरत उनको नहीं है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने और कोर्ट ने भी ये क्लियरली कहा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स में आपने इंटरफेरेंस कर रहे हैं जो गवर्नमेंट भी नहीं चाहती। और आपको याद होगा, एक जगह हम बैठे थे, मैं नाम नहीं लेता, हम सब तीनों ही बैठे थे, तो वहाँ एक बंदे ने एक बात कही थी कि हमें 184(3) तक ही करना, और वो गवर्नमेंट का बंदा था, हमें 184(3) तक ही अपने आप को रखना चाहिए था, हमें दूसरी चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए था। गवर्नमेंट ने किया है ना, ताकि डील जब तो वो कहने का मकसद है, हाँ, वो जो भी है, जो भी पर्पस है, लेकिन जब कानून के नासिर साहब बनेंगे ना आपस में, ये ऐसी आप दोनों साहब की राय ये है कि इस कानून के बाद नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन या वो दूसरे लोग जिनके फैसले रिव्यू में डिसमिस हो चुके हैं वो नहीं आ सकते, यही कह रहे हैं ना? 62(1) के से उनको फायदा हो जाएगा। वाली जजमेंट जो नहीं, डिफरेंट है ना कि उसके अंदर रिव्यू नहीं है। 62(1)(f जिसके तहत बंदियाल साहब की 5 रुकनी बेंच का फैसला है ना कि वो है, सुन रहे तो सही ना, ठीक है ना, कि उसके तहत अगर उस पर रिव्यू होता है तो वो एक लार्जर बेंच करेगा, यही कह रहे हैं ना। और फिर उसमें अगर 62(1)(f की तायात नाइली खत्म की जाती है तो ऑटोमेटिकली उसका फायदा होगा। कैसे होगा जब आप कह रहे हैं कि जनाब रिव्यू के अंदर वो फाइनल हो चुका हुआ है? नहीं, रिव्यू नहीं है ना, उसमें रिव्यू आया ही नहीं, उस पे नहीं, लेकिन जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ के फैसले तो रिव्यू के अंदर डिसाइड नहीं हो चुके। डिसाइड हो चुके हैं, यार नैली जो इफेक्ट है 62(1) वो खत्म होगा ना। अभी नासिर साहब, तो वो फैसले पास्ट एंड क्लोज चैप्टर नहीं है। नहीं, 62(1)(f तो नहीं है ना। क्यों? क्योंकि अभी उसकी रिव्यू रहती है ना, तो वो देखें, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ ना। मेरा जो हक, मेरा कहना ये है, मेरी कंप्लीट कर लेने देना। देखें, उसमें ये डिटरमिन हो जाएगा कि 5 साल या शायद 3 साल या उससे शायद साल, तो वो वैसे भी पीरियड कंप्लीट हो गया, तो वो उनको उसका अल्टीमेटली फायदा होगा। वो तो फिर एक सिंपल, वो तो फिर नहीं नासिर साहब, वो तो फिर एक सिंपल लेजिस्लेशन से हो सकता है कि आइन के अंदर डिटरमिनेंट नहीं है तो 62(1)(f के तहत नाअहली जो है ना, जिस दिन से हो उस तक
5 साल की एक मुद्दत लगा दें आप, तो वो खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए इतना लंबा बखेड़ा करने की क्या जरूरत है? कोर्ट की जजमेंट है ना। तो फिर वही तो मैं कह रहा हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। तो फिर मेरा ये कहना है कि रिव्यू, क्योंकि वो ये कहेंगे कि आपने कानून तब्दील हो गया, हमारे केस दोबारा इस रिव्यू जुरिस्डिक्शन के अंदर आप सुने, और फिर उसके बाद जो है ये भी मामला है, और फिर उसके बाद ये भी मामला आएगा, उसके बाद ये भी मामला आएगा कि जनाब वो बेंच क्योंकि फैक्ट एंड लॉ के ऊपर अपनी फाइंडिंग दे चुका है, लिहाजा लार्जर बेंच में डिफरेंट जजेस हो। मेरी ये इंटरप्रिटेशन है, बाकी जो मर्जी कहो। वही कह रहा हूं ना, 2 डिसेंट और 1 आइडियली यूं साहब ये सिचुएशन थी कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स तब्दील होते, लेकिन 3 साल से जब फुल कोर्ट मीटिंग ही ना हो, और अब गिला कर रहे हैं कि हमसे पूछ लेते। आपसे क्या पूछते? वो कहते हैं चीफ साहब कि ये इस किस्म की लेजिस्लेशन अमूमन ये होता है कि इनसे भी इनपुट लिया जाता है। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब, नया कानून, नए सवालात, नई सूरत हाल। ज़ाहिर है कि जो मेरे भाई हैं, इन दोनों की आपने राय सुनी है। ये कहते हैं कि जनाब स्कोप वसी होगा, वही जज होंगे, और उसके अंदर जमा करके 2 जज, मतलब अगर 3 जज साहबान ने सुना है तो उसमें 2 जज साहबान और आ जाएंगे, और वो फैसला जो है वो रिव्यू जुरिस्डिक्शन के अंदर हो जाएगा। लेकिन जब फैक्ट एंड लॉ के ऊपर एक फाइंडिंग बेंच दे चुका हो वो, तो फिर वो ही दोबारा, यानी अपील वाले उसके अंदर री हियरिंग कैसे करेगा, ये भी एक सवाल है। और फिर ये भी एक सवाल है कि जिनके फैसले पहले डिसाइड हो चुके हैं और अभी रिव्यू की जुरिस्डिक्शन तब्दील हो चुकी है, तो वो लोग जो सियासतदान भी हैं और दूसरे तीसरे लोग होंगे, वो कहेंगे कि जनाब हमारा जो मामला है वो अब नए कानून के उसके तहत सुना जाए, क्योंकि फिर कहा है कि इससे पहले भी जिनके फैसले हो चुके हैं वो भी 60 दिन के अंदर रिव्यू दाखिल कर सकें इस जजमेंट के तहत। तो जनाब एक ये भी बात है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में अपील में तो ये बिल्कुल बात दुरुस्त थी, लेकिन ये रिव्यू की जुरिस्डिक्शन के अंदर ये एक आर्गुएबल मामला है। तो अब ये भी देखा जा सकता है, क्योंकि इस वक्त अगर है कुछ ऐसे फैसले हैं जिसके ऊपर एतराज़ात हैं हुकूमत को, तो उसमें 8 में अगर 3 मेंबर बेंच था तो 8 तो जज साहबान हैं, फिर 8 के 7 बना देंगे, 3 के 7 आ जाएंगे या 5 आ जाएंगे, तो वो उसमें दोबारा होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अब बहस होगी, और मुमकिन यही है कि फिर एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट जब जुमेरात को समाअत कर रही होगी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की, तो एक और अमेंडेड एप्लीकेशन आ चुकी होगी जिसमें इस कानून को भी चैलेंज किया जा चुका होगा। तो इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कि नवाज शरीफ जहांगीर तरीन को रिव्यू का हक जो है वो इस तरह मांगते हैं, और दूसरा ये कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके ऊपर जो 8 है, क्योंकि ऑर्डर और जजमेंट लफ्ज़ लिखा हुआ है, उसके ऊपर भी तो नहीं कहीं हुकूमत अगर एक अपील इसी A185 के अंदर जाती है तो फिर क्या सूरत हाल होगी। शरह दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। लाने के बाद